तो गुड मॉर्निंग टू ऑल, स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या मेरी आवाज और स्क्रीन सबको क्लियर है? देन स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है भाई, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं अपन लोग। हमारा जो है मैथ्स में बेसिकली अब लास्ट कॉन्सेप्ट बचता है, दैट इज अ रियल नंबर। रियल नंबर्स क्या होते हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, रियल नंबर्स के बारे में, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला अप्रोच क्वेश्चन से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। ठीक है ना? तो चलिए सबसे पहले देखते हैं नंबर्स। हमारे देखो, हमारी जो मैथ्स होती है बेसिकली, तो इस मैथमेटिक्स में नंबर्स का ना बहुत बड़ा गेम है। समझ में आए बात आपको? नंबर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और नंबर के बिना जो है गणित इम्पॉसिबल है। ठीक है, ये बात आप जानते हैं भली बात ही, कि मैथ्स जो है बिना नंबर के कुछ नहीं। पूरे लाइफ आप नंबर के पीछे भागते रहेंगे, 24 आवर, सुबह से लेकर रात तक नंबर 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 नंबर। चाहे घड़ी का समय देख लीजिए, चाहे जेब में पैसे देख लीजिए, है ना, और चाहे खाने का टाइम देख लीजिए, चाहे खाने का सामान देख लीजिए, सब टोटल काउंटिंग पे डिपेंड करता है। तो हम लोग जो मैथ्स में पढ़ते हैं बेसिकली, वो कुछ प्रकार के नंबर्स पढ़ते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 तो आपको आते हो, बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे भी नहीं, आई होप तो मैं जानता हूँ। बट एक्चुअल में नंबर्स में हमारे पास है क्या चीजें, थोड़ा देखेंगे उसको। ठीक है ना? तो स्टार्ट करते हैं आपका वन दरोगा का लास्ट टॉपिक। इसका नाम है रियल नंबर्स। क्या नाम है? रियल नंबर्स। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं आपसे अगर बोलूं, फिर मैं कुछ एग्जांपल्स भी दूंगा। ठीक है ना? कुछ एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं नंबर्स की, देखो सबसे पहले नंबर्स के बारे में अगर हम बोले, तो आपने सबसे पहले नंबर देखा होगा, उसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। थोड़ा डिस्कशन करेंगे, बेसिक सा डिस्कशन है। अगर आपको आता है तो वेरी गुड, और नहीं आता है तो भाई हम आपको सिखा देंगे। ठीक है ना? नेचुरल नंबर होता है, इसको हम बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं, इसको हम बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। ठीक है जी। अब बच्चे लोग, ये वास्तविक संख्याएं क्या होती है? थोड़ा मुझे कोई बताएगा वास्तविक संख्याएं क्या होती है? जो आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? अगर किसी को आता तो कमेंट करो, देखते हैं कि वास्तविक संख्याओं के बारे में आप कितना जानते हैं। ठीक है ना? तो बताइए मुझे, वास्तविक संख्याएं आपकी क्या होती है? देखो, वास्तविक संख्याएं बेसिकली वो संख्याएं होती हैं जो स्टार्ट होती हैं आपकी 1 2 3 4, ऐसे डॉट 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 डॉट। ठीक है, चलते रहेंगे एंड तक, एक से लेके 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, जब तक आपको इसने बोला नहीं कि एक परफेक्ट की 100 तक लिखनी है, 200 तक लिखनी है, 500 तक लिखनी है, लाख तक लिखनी है। ठीक है, बट एक से स्टार्ट होती है और आपकी ये चलती रहती है। ठीक है, तो वास्तविक संख्याएं जो नेचुरल नंबर्स होता है हमेशा धनात्मक होगा, दैट पॉजिटिव होगा। क्या होगा? हमेशा धनात्मक। याद रखना, वास्तविक संख्याएं हमेशा पॉजिटिव यानी कि धनात्मक संख्याएं होती है, नेगेटिव नहीं होती। ठीक है, नेगेटिव में आप लोग नेचुरल नंबर्स को कभी नहीं लेंगे। तो फर्स्ट आपका हो गया नेचुरल नंबर। इसी तरह से इसका दूसरा भाई है नेचुरल नंबर के बाद, इसको हम बोलते हैं, देखो दूसरे भाई को, इसको बोलते हैं हम होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर्स। होल नंबर्स बोले तो पूर्ण संख्याएं। अब ये पूर्ण संख्याएं क्या होती है? देखो, तो देखो होल नंबर यानी पूर्ण संख्याएं क्या होती है? देखो होता इस प्रकार से ही है, बट इसमें क्या होता है, जीरो से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 ऐसे कर, यानी वह संख्याएं जो 0 से स्टार्ट होती है, इसमें एक जीरो भी होगा। तो होल नंबर हमेशा शून्य से स्टार्ट होता है, यानी सारी धनात्मक होंगी लेकिन 0 से स्टार्ट होंगी। तो क्या बोलेंगे? ऑल पॉजिटिव नंबर बट स्टार्ट फ्रॉम 0। सभी धनात्मक संख्याएं, सभी आपकी धनात्मक संख्याएं होंगी, तथा स्टार्ट फ्रॉम 0 यानी शून्य से प्रारंभ होंगी। तो इनको हम बोलते हैं आपकी क्या? ये होती है आपकी होल नंबर्स। क्या होती है? होल नंबर्स यानी कि पूर्ण संख्याएं। ठीक है, बहुत बेसिक चीज बता रहा हूं आपको, थोड़ा सा लग रहा होगा क्या बता रहे हैं, बट ये है सिलेबस में तो बताना पड़ेगा आपको। ठीक है ना? इसके बाद थर्ड आता है आपका
जिसको हम बोलते हैं इंटीजर्स। अब इंटीजर्स बोले तो वो संख्याएं जो क्या होती हैं, वो संख्याएं जो धनात्मक भी होती है और ऋणात्मक भी होती है। राधे 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 राधे, ठीक है ना। वो संख्याएं जो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों थे, वो संख्याएं जो पॉजिटिव भी होंगी, वो संख्याएं जो धनात्मक पॉजिटिव व ऋणात्मक नेगेटिव दोनों होती है, ठीक है ना, दोनों होती है। तो इन संख्याओं को हम बोलते हैं इंटीजर। देखो इन संख्याओं को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे आपका 0 है, 0 के इधर +1 +2 +3 डॉट 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 चलता रहेगा जितना भी जाएगा। 0 के इधर -1 -2 -3 डॉट 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 चलता रहेगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, देखो हम लोग इन संख्याओं को ले लेंगे, ठीक है ना। कोई भी संख्याएं जो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों फॉर्म में होती है तो उनको हम बोलते हैं क्या, उनको हम बोलते हैं इंटीजर। मेरी बात समझ में आ रही? इंटीजर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, किसी को पता तो मुझे बताना थोड़ा, ठीक है ना, थोड़ा हिंदी में ध्यान दें इसका। तो इंटीजर संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होती है। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को भाई? आपको बात क्लियर है ये वाली? चलिए इसके बाद स्टार्ट करते हैं अपन लोग। देखो ये सब हो गया हमारा क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं जो हमारा मेन टॉपिक, दैट इज रेशनल नंबर। क्या है इसको हम बोलते हैं रेशनल नंबर्स, यानी कि परिमेय संख्या। अब ये बच्चे लोग, ये रेशनल नंबर क्या होता है? ये रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर वह संख्या है जिसको अपन लोग P/Q की फॉर्म में लिखते हैं, P/Q की फॉर्म में लिखते हैं, और जहां पे Q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, ठीक है ना। आप समझिएगा कि वह Q इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। वो संख्याएं जो P/Q यानी कि भिन्न के रूप में, यानी कि आप समझते हैं फ्रैक्शन के रूप में, भिन्न को आप इंग्लिश में फ्रैक्शन बोलते हैं, फ्रैक्शन के रूप में लिखी जाएगी, लेकिन Q का मान शून्य नहीं होगा। यानी जो अपॉन के टर्म है वो शून्य नहीं होगा। आप बोलोगे ऐसा सर क्यों? तो मैं आपको एग्जांपल दे दूं। मैंने आपसे बोला 1/0, तो आप बोलेंगे 1/0 इज अनडिफाइंड। 1/0 अनडिफाइंड होता है, यानी अनंत होता है। मैथ्स में 1/0 को इसने अनडिफाइंड बोल दिया, मतलब इसी को वैल्यू से दी। इसने बोला कि तुम 1/0 करो, किसी भी संख्या को 0 से विभाजित करोगे तो आपका आंसर अनंत आएगा, आपका आंसर अनंत आएगा, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, 0 को इसमें कंसिडर नहीं किया। तो 1/0 यानी जो नीचे वाले टर्म है, जो अपॉन वाले टर्म है, जिसको आप लोग हर बोलते हैं, हर कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है? हर कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए। अगर हर शून्य होगा तो आपका आंसर इन्फिनिटी यानी कि अनंत आएगा। और याद रखना है कि किसी भी रेशनल यानी कि परिमेय संख्या को आप समथिंग अपॉन 0 की फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि समथिंग अपॉन 0 अनडिफाइन होता है। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपसे ना बहुत बार क्वेश्चंस में पूछ देगा P/Q की फॉर्म में, वेर अपॉन इज इक्वल टू 0, तो आप आंख बंद करके टिक मार के आ जाओगे। हम जानते हैं हम लोग, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए हमारी। हमें सिर्फ इस कॉन्सेप्ट पे फोकस रहना है, ठीक है ना। ये वाला P/Q वटेवर कुछ भी हो सकता है, बट अपॉन की टर्म कभी भी शून्य नहीं होगी, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं क्या, रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं भाई? रेशनल नंबर। जैसे हमने आपसे बोला 1/2, राइट, 3/4, कोई दिक्कत नहीं होगा। हमने आपसे बोला -3/4, परफेक्ट। तो देखो ये प्लस माइनस चलता है, ठीक है, इसमें प्लस माइनस का ज्यादा रोल नहीं है। बस आपका P/Q की फॉर्म में ये होना चाहिए। बस सिंपल सा गेम है। द नंबर विच रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, देन द नंबर इज कॉल्ड अ रेशनल नंबर। जिस संख्या को आप P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं और Q बराबर 0 ना हो, तो वो संख्याएं आपकी रेशनल यानी कि परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। समझ में बात आपको है भाई? इतना समझ में आया? हाँ नो का जवाब दीजिएगा। एक होता है बच्चे लोग, इसको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर्स, यानी कि
अपरिमेय संख्या। अब देखो ये अपरिमेय संख्या क्या होती है भाई, ये अपरिमेय संख्या क्या होती है, अब बताइएगा मुझे। देखो अपरिमेय संख्या क्या होती है, जिस संख्या को आप लोग p अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है ना, जिस संख्या को आप p अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं ना, जैसे नंबर नॉट नंबर्स नॉट रिटन p अपॉन क्यू फॉर्म, यानी वो संख्याएं जो p बाई क्यू की फॉर्म में ना लिखी जा सके, में ना लिखी जा सके, ठीक है जी। वो संख्या है जिसको अपन लोग p अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखते हैं, दैट इज अ इरेशनल नंबर, ठीक है। जैसे एग्जांपल दे आपको, √2, √3। अब ये मत बोलो सर इसके नीचे 1 लगा दूंगा तो 1 नहीं लगाना। अगर आप √2 के फैक्टर्स करेंगे तो √2 आता है 1.414, √3 आता है 1.732, यानी रिकरिंग ये चलता रहेगा, खत्म होगा ही नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है, ये कभी खत्म होगा ही नहीं। जैसे हम लोग √2 लिखते हैं 1.414, ये डॉट 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 चल रहा ना, तुम्हें पता है इसके आगे हम तो केवल 3 डिजिट तक काउंट करते हैं। ये अगर मैं √3 की बात करूं दैट इज 1.732, इसके आगे भी चलो होगा, फिक्स छोड़ना है कि इसका एग्जैक्ट आंसर यही है, क्योंकि अभी डॉट 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 पता नहीं कहां तक जा रहा है, तो एक एंड तो कभी हो नहीं सारा। अगर ये एंड हो जाता तो ये p अपॉन क्यू की फॉर्म में, तो कैसे, जैसे मैं आपसे बोलूं कि मैंने आपसे बोला √4, तो यस दिस इज अ रेशनल नंबर, व्हाई, बिकॉज 4 की वैल्यू 2 थी, 2/1 आप लिख सकते हैं, 2/1 आप लिख सकते हैं, लेकिन 1.414 को आप लिख नहीं पाएंगे। क्या करेंगे, आप करेंगे 1.414 डॉट डॉट डॉट, इसको आप लिख सकते हैं 1414 डॉट 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 अपॉन 1, हमें नहीं पता कितने जीरो है। तो दिस इज नॉट अ परफेक्ट p अपॉन क्यू फॉर्म, बट ये एक परफेक्ट p अपॉन क्यू फॉर्म है, ठीक है ना। तो याद रखना, अगर कोई भी नंबर, इसमें भी एक गेम है, अगर कोई भी नंबर जैसे √9 बोला मैंने आपसे, तो √9 को आप 3/1 कर सकते हो, ये रेशनल नंबर है। लेकिन अगर मैं √7 बोलूंगा तो √7 रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि √7 क्या होगा, 2 दूनी 4 और 3 4 2 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट डॉट 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 डॉट, पता नहीं कितना है, एग्जैक्ट नहीं पता ना। मेरी बात समझ में आ रही, एग्जैक्ट नहीं पता आपको। अगर आपकी एग्जैक्ट वैल्यू, हाँ, अगर जैसे मैंने आपसे बोला एक एग्जांपल, मैंने बोला 196, तो आपको पता है 196 14 का होता है, 14/1, यस है। लेकिन अगर मैंने बोला 197 तो 197 नहीं है, क्योंकि 197 को आप लोग 14 पॉइंट डॉट 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 कितना हो रहा मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। बट हम लोग क्या करते हैं, हमारी मैथमेटिक कैलकुलेशन कहती है कि मिनिमम 2-3 पॉइंट तक निकाल लो और वही आपको होता है, यही कहता है। क्योंकि देखो अगर आप √2 का निकालने बैठेंगे ना, आप चेक करो कैलकुलेटर में, देखो मैं आपसे हर चीज बोलता हूँ, आप चेक कीजिए, तो √2 को आप निकालेंगे तो बहुत नंबर्स हैं, तो हम लोग बेसिकली 2 या 3 नंबर तक लेते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब जो नंबर्स p अपॉन क्यू की फॉर्म में ना लिखे जाएं, जो नंबर p अपॉन क्यू की फॉर्म में ना लिखे जाएं, उनको हम लोग इरेशनल यानी कि अपरिमेय संख्याएं बोलते हैं। तो आप सबको एक कहानी मेरी क्लियर है दोस्तों, हाँ ना का जवाब देना है, क्लियर भाई। जैसे हाँ, अब देखो मैं आपको एक चीज और बताऊं, ये भी आपको एक मैं डाउट क्लियर कर दूं, ठीक है ना। जैसे हम बोलते हैं एक नंबर है आपका पाई, क्या नंबर है, पाई। पाई क्या है, पाई रेशनल है इरेशनल है, मुझे बताओ। पाई क्या एक रेशनल यानी कि परिमेय संख्या है, या इरेशनल यानी कि अपरिमेय संख्या। ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, एग्जाम्स में कई बार आता है, छोटा छोटा क्वेश्चन है। पाई क्या रेशनल है या इरेशनल है, यानी कि पाई को अपन लोग परिमेय बोल सकते हैं या हम लोग इसको अपरिमेय बोल सकते हैं। तो इनमें से कौन सा आपको ठीक लग रहा है, मुझे बताओ जरा। अगर परिमेय बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं, अपरिमेय बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं। वेरी गुड, चतर सिंह का रेशनल, शिवानी राणा रेशनल। और बच्चे मैसेज करो भाई, मैं औरों के जवाब भी जानना चाह रहा हूँ।
मुझे औरों बच्चों के भी आंसर्स देखने हैं। दीपिका, आयुष, चतर सिंह बताइए, विजय जी बताओ क्या लग रहा है, सही है आपको? मुझे सबके आंसर जानने हैं, फिर मैं कॉमन आपको ट्रिक बताऊंगा कि हाँ क्या है। बताइए, जल्दी बताइए। बताइए। देखो, इसमें कंफ्यूजन है, ठीक है, बहुत सारे बच्चे इसमें डाउट हो, तो मैं आपको क्लियर कर दूं, एक चीज थोड़ा ध्यान देना, ठीक है ना। बच्चे लोग, जो पाई होता है ना, पाई, पाई हमेशा इरेशनल यानी कि अपरिमेय होगा, याद रखना इसको। पाई हमेशा इरेशनल बोले तो अपरिमेय होगा, इसमें परिमेय के चक्कर नहीं है। अब आप ये मत बोलना कि सर मैं पाई अपॉन 1 कर दूं तो ना, वो मत करना। पाई हमेशा इरेशनल यानी कि अपरिमेय संख्या होगी, लेकिन लेकिन कमाल की बात है, जब इस पाई का मान मैं 22/7 करता हूं तो ये रेशनल हो जाता है। भाई ये रेशनल होगा ही नहीं, ऐसा क्यों? ये आपका परिमेय हो जाता है। मैथ्स में ने बहुत बड़ा लोचा है ये वाला, है ना। लेकिन अगर मैं पाई का मान 22/7 करूं तो ये रेशनल हो जाता है, लेकिन अगर 22/7 को मैं पाई लिखूं दैट इज इरेशनल। तो दोनों में डिफरेंस ऐसा क्यों है, थोड़ा मुझको बताएगा, दोनों में ऐसा डिफरेंस क्यों है भाई? कि मतलब पाई का मतलब तो आप जानते हैं, अंडरस्टूड है कि पाई का मतलब क्या होता है। पाई का मतलब होता है 22/7। 22/7 एक रेशनल नंबर है, और पाई की वैल्यू जो है हमारे पास इरेशनल। ऐसा क्यों है मैथमेटिक्स में, ऐसा क्यों है इन साइंस जो मैथमेटिशियन है उन्होंने ऐसा क्यों लिखा है? पता है किसी को? अगर पता है तो मुझे मैसेज करके बताना, ठीक है। 20, ये बड़ा इजी सा कॉन्सेप्ट है और आपको चलेगा पता तो, है भाई? लग रहा है आपको? देखो, मैं बताता हूं आपको। देखो, ये तो मैं आपको अपर में बोल रही, ये तो अंडरस्टूड है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 22/7 को मैं परमेय संख्या क्यों बोल रहा हूं? तो इसका एक एग्जांपल दो मैं आपको। थोड़ा मैं इसको तरफ भगाता हूँ फिर बताता हूँ, ठीक है। देखो, मैंने बोला 7 से हम लोग 22 को भाग करते हैं जरा, तो 7×3 = 21, एक बचा 0.0, 7×1 = 7, 3, 7×4 = 28, 2, 7×3 सॉरी 7×3 नहीं, 7×2 = 14। ध्यान देना है तब आपको समझ में आएगा। 7×2 = 14 कितना है, 6, ठीक है ना। 7×2 = 6 है आपका, ठीक है। और 7×8 = 56, फिर आपका 4 आ गया, 40 हो गया। 7×7 = 8 = 56 और 40 बचा, तो 7×3 = 7×4 = 28, 7×4 = 28, 7×5 = 35, 7×5 = 35, ठीक है। अब 50, 7×5 = 35 आ गया आपका, फिर 7×7 = 49, कितना है, 49, एक आए ना रिमाइंडर, ठीक है। यहाँ पे रिमाइंडर एक है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसको। फिर 7×7 कितना बचा, 3, 7×7 = 28, 2 आया, दशमलव लगाओ, 7×2 = 14, कितना हो गया, 7×4 = 28, 2 आ गया, 7×7 = 14, यही तो आएगा ना। मैंने कुछ गलती कर दी क्या? एक मिनट है, मेरा डिवीजन में मैंने एक्चुअली सबको सही लिखा हुआ, एक पॉइंट मैंने थोड़ा मिस कर, थोड़ा मैं इसको ऊपर से लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन सा हो रहा, नहीं तो देखो, 7 से हमने 22 को भाग किया, 7×3 = 21 आ गया, एक आया आपका, ठीक है, आप जानते हैं। फिर आपने यहाँ दशमलव लगाया, जो लगाया, तो 7×1 = 7 हो गया, तो आपका यहाँ पे 3 आ गया कि नहीं? फिर यहाँ दशमलव जो लगाया, 7×3 = 21, 7×4 = 28, फिर यहाँ पे 2 आया, पॉइंट लगा हुआ 0,
7 दूनी 14, 7 तियां 21, 7 दूनी 14 हुआ, ठीक है ना। 7 दूनी 14 हो गया ना भाई, तो यहाँ पे 14 आ गया, 6 आ गया आपका। 7 तियां 21, 7 चौक 28, 7 सत्ते 49, 7 अठे 56, 7 अठे 56, 7 अठे 56 हो गया आपका, यहाँ पे आपका 56 आ गया, यानी 4 आ गया। 7 सत्ते 7 पंजे 35, 35 यानी कि आपका रिमाइंडर 5 आ गया। फिर जू लगाया, 7 सत्ते 49, एक आ गया। अब ये एक यहाँ पे जू लगा हुआ है, जू लगा दिया। 7 ही कम 7, कितना आया, 3 बचा। 7 7 चौको 28, फिर 28 आ गया, फिर 2 आ गया, जू लगाया। ऐसा वो करना नहीं, मैं बता रहा हूँ। 7 दूनी 14, यहाँ पे 14 आ गया। फिर कितना आएगा, 6 आएगा, 0। 7 7 अठे 56, यहाँ पे 4 आ गया, फिर 0 आ गया। 7 अठे 56, 7 पंजे 35, ये तुम्हारा 5 आ गया। ये 0 में 50 यहाँ पे कर रहा हूँ। और 7 सत्ते 49, एक आ गया, फिर 0, फिर 7 ही कम 7, ये आपका कितना आ गया, 3 आ गया। फिर 7 चको 28। तो आपको एक चीज दिखी होगी कि 1 4 2 8 5 7, देखो 1 4 2 8 5 7, फिर देखो 1 4 2 8 5 7, फिर यहां से स्टार्ट हो गया। तो क्या हो रहा है, ये रिकरिंग हो रहा है, मतलब खत्म नहीं हो रहा, चल रहा है। रिकरिंग मीन्स रिपीटेड हो रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है, ये रिपीटेड चल रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये रिपीटिंग चल रहा है। क्लियर ये कहानी। इसको कराने का मेरे को डिवाइड सिखाना नहीं, आपको डिवाइड आपको आता होगा। मैं आपको सिर्फ ये सिखा रहा था, देखो कि ये टर्म्स लगातार रिपीटेड हो रही है। देखो 3.14285 फिर देखो 7 पे एंड हुआ, फिर 14285 फिर देखो 7 पे खत्म, फिर 14582 करेंगे तो सेम ही चल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, तो आपको ध्यान देना है, ये क्या है, ऑल रिपीटिंग टर्म है, ये रिपीटेड हो रही ना, ऑल टर्म्स आर रिपीटिंग टर्म्स। तो इसलिए ये ना परिमेय, गॉट इट, इतना समझ में आपको। इसलिए संख्याएं क्या है, इसलिए संख्याएं जो ये परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है। तो इसलिए अपन लोग 22/7 को परिमेय संख्या बोलते हैं और पाई को अपन लोग अपरिमेय बोलते हैं। क्लियर ये वाला फंडा भैया, समझ में आई बात आपको? क्लियर है ये वाली बात? हाँ ना का जवाब दीजिएगा। अब अब क्या होगा, देखो क्लियर ना। हाँ, अब इसमें भी गेम है, थोड़ा गेम समझना है, ठीक है, ये अपना गेम है इसमें। अब अगर हम बात करते हैं रेशनल नंबर की, परमेय संख्या के दशमलव, रेशनल नंबर्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो रेशनल नंबर यानी जो हमारी परमेय संख्याएं होंगी ना, अभी हमने बता दिया आपको, एग्जाम्पल देते 22/7 का एग्जाम्पल, ठीक है ना। परमेय संख्याएं क्या होंगी, ये हमारी, इसका जो दशमलव के बाद, दशमलव यानी पॉइंट के बाद टर्म्स रिपीटेड होंगी, ठीक है ना। यहां हम बोलेंगे ऑल टर्म्स आर रिपीटेड आफ्टर पॉइंट, दशमलव के बाद, ठीक है ना। दशमलव के बाद सारी टर्म्स क्या होंगे, रिपीटेड होंगी। जैसे अब हमने किया दशमलव 22/7 का, देखो एक टाइम के बाद फिर रिपीट हो गया, एक टाइम के बाद फिर रिपीट हो गया, है ना। लेकिन जो हमारा इरेशनल नंबर होगा, क्या देखना, जो हमारा इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या होगी, इरेशनल नंबर्स क्या होगा, यानी जो हमारी अपरिमेय संख्याएं होंगी ना भाई, ये क्या होंगी, अपरिमेय संख्याएं, दशमलव के बाद रिपीटेड नहीं होंगी, ठीक है। क्या कह रहा हूं मैं, जो हमारी नंबर्स होंगे नॉन रिपीटिंग, रिपीटिंग हो क्या होंगे, आफ्टर पॉइंट, आफ्टर पॉइंट यानी दशमलव के बाद नॉन रिपीटेड, यानी इसको रिपीट आप कर ही नहीं पाओगे, नॉन रिपीटेड होंगी, ठीक है। जैसे आपने बोला रूट 2,
तो आप चाहें तो रूट 2 को मैं भी कर लेता हूँ कैलकुलेटर में, आप भी करो, ठीक है? फिर मुझे बताओ क्या रिपीटेड हो रही है। आई थिंक नहीं होंगी, ठीक है ना? देखो रूट 4 लिखिए, रूट 2 लिखिए। अब रूट 2 की वैल्यू कितनी है, देखो कितना आ रहा है, 1,14,2,1,3,5,6,2,3,7,3,0,9,5,9,8,8,0,1,6,8 और अब ये खत्म नहीं हो, चल ही रहा है। तो दीज आर नॉट रिपीटिंग, मेरी बात समझ में आ रही? रिपीटिंग नहीं हो रहा, देखो 4,1,4,2,1 मतलब सब अलग अलग है। 4,1,4,2,1,3,5,6,2,3,7,3,0,9,5,5,0,4,8,8,0,1,6,8 तो ये खत्म नहीं, एंडलेस है। दीज आर द एंडलेस। एंडलेस ये भी है, नो डाउट, मैं जानता हूं, लेकिन ये रिपीटिंग एंडलेस है। रिपीटिंग एंडलेस यानी तो खत्म ही नहीं है, रिपीटेड है, ये लगातार रिपीट हो रही है ये। इसमें टर्म्स आर रिपीटेड, इसमें टर्म्स आर नॉट रिपीटेड। क्लियर कहानी? ये फंडा आपको समझ में आया कि भैया अगर हम लोग परमेय संख्या का पॉइंट टर्म करेंगे तो क्या आएगा, और अपरमेय संख्या का पॉइंट टर्म करेंगे तो क्या आएगा? बताओ मुझे, क्या क्लियर है आप लोगों को ये वाली बात? ठीक है, चलिए सही है। तो ये हो गया हमारे पास इरेशनल यानी कि अपरमेय संख्या का कॉन्सेप्ट, ठीक है? अब चलिए बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है आपका कौन सा, एक मिनट है। नेक्स्ट आता है हमारे पास इमेजिनरी नंबर्स। क्या है, नंबर्स के बारे में पढ़े थे ना। नेक्स्ट हमारे पास है इमेजिनरी इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या। ये इमेजिनरी नंबर क्या होता है? इमेजिनरी नंबर देखो, जिस संख्या का जिस संख्या का जिस संख्या का मतलब जिस संख्या का, ये जिस संख्या का मान लो, इसको इस टाइप से लिख सकते हैं आप लोग। मैं थोड़ा इसको डेफिनेशन के फॉर्म में लिखना चाह रहा था। यदि, हाँ इसको, यदि यदि किसी ऋणात्मक संख्या का, ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव नंबर्स का, यदि किसी ऋणात्मक संख्या नेगेटिव नंबर का क्या किया जाए, स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल निकाला जाए। स्क्वायर रूट बोले तो वर्गमूल निकाला जाए, तो वो क्या होगा आपका, वो आपका क्या होगा, वो आपका इमेजिनरी होगा। इमेजिनरी होगा यानी कि इन शॉर्ट इसको आप इमेजिनरी को हिंदी में काल्पनिक भी बोलते हैं भाई, काल्पनिक संख्या, ठीक है ना, इमेजिनरी होगा। और आपको हमने अभी याद होगा, हमने क्वाड्रिक इक्वेशन में एक टर्म पढ़ी थी। क्वाड्रिक में हमने बोला था यदि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 आपके पास क्वाड्रिक इक्वेशन है, और अगर रूट b² माइनस 4ac का मान लेस देन 0, 0 से छोटा है, तो वहां पे आपके क्या आते हैं, वहां पे आपके इमेजिनरी यानी कि काल्पनिक, इमेजिनरी रूट यानी कि काल्पनिक रूट आते हैं, काल्पनिक मूल हमें प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। इमेजिनरी बोले तो काल्पनिक रूट हमें मिलते हैं। अब इमेजिनरी रूट्स जैसे हमने आपसे बोला x² बराबर -5 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, रूट -5। और आप जानते हैं भली भांति कि आपको पता होगा कि रूट के अंदर नेगेटिव टर्म कभी नहीं होती, रूट के अंदर नेगेटिव टर्म नहीं होती। तो मैं आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं सिखा रहा हूं कि करेंगे क्या, बस आपको क्या कुछ नहीं करना, सिर्फ एक ध्यान रखना है, इसको आप लिख सकते हैं रूट 5 इंटू -1 और
मैंने आपसे बोला इमेजिनरी, इमेजिनरी यानी कि आई, दिख रहा है आई, तो यहाँ पे कर दो आई की पावर 2, यानी कि आई स्क्वायर का मान हमेशा -1 होता है। ये एक थ्योरम है हमारे पास, एक्चुअली बस क्लास 12 का, बट मैं बता रहा हूँ आपको, थोड़ा ध्यान रखना है इसको, कि -1 का मान हमेशा आई स्क्वायर आता है, ठीक है ना। किसी भी संख्या को आप, अगर मैंने आपसे बोला -2 तो यानी 2 गुणा -1, मैंने आपसे बोला -30 यानी -3 गुणा -1, तो हर एक जगह -1 आएगा, तो इसलिए मैं आपको -1 बता रहा हूं। -1 या √5 आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? √5 आई। √5 तो एरर आई स्क्वायर, आप जानते हैं कि रूट के अंदर अगर कोई भी संख्या होगी तो बाहर आके वो संख्या क्या हो जाएगी? नॉर्मल हो जाएगी ना। जैसे हमने बोला यहाँ पे आई स्क्वायर है, तो ये 1, जैसे हमने आपसे एग्जाम्पल दिया 9, 9 क्या होता है? 3 का स्क्वायर यानी कि 3, तो एज इट इज ऐसी आई स्क्वायर बराबर आई। तो याद रखना है दोस्तों कि इमेजिनरी संख्याएं क्या होती है। देखो ये कॉन्सेप्ट अगर नहीं भी सीखना तो कोई दिक्कत नहीं मुझे केवल आपको ये बताना है कि b² - 4 इज ऑलवेज लेस देन 0, 0 से छोटा होना चाहिए, तो वहां पे आपका क्या होगा? वहां पे आपका ये इमेजिनरी यानी कि काल्पनिक संख्या कहलाएगी। ठीक है जी। अब बात करते हैं इसके लास्ट कॉन्सेप्ट की, दैट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर्स, वो यही नंबर है दुनिया में और कुछ नहीं है। नंबर तो वैसे बहुत सारे लिखे हैं, लेकिन इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, ये सब होते हैं। थोड़ा थोड़ा बता दूंगा आपको इनके बारे में, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको हिंदी में बोलते हैं सम्मिश्र संख्या। अब ये सम्मिश्र संख्या क्या होती है? देखो, सम्मिश्र संख्या बेसिकली होता है क्या? एक रियल नंबर, या मान लीजिए एक वास्तविक संख्या, और एक मान लो आप लोग वास्तविक संख्या मान लीजिए, और एक मान लीजिए आप लोग काल्पनिक संख्या का रियल प्लस इमेजिनरी का कॉम्बिनेशन, द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर प्लस इमेजिनरी, यानी कि वास्तविक प्लस काल्पनिक। इस प्रकार से जो नंबर आपको दिया होगा वो आपको क्या लाएगा? वो कहलाएगा आपका कॉम्प्लेक्स। जैसे हमने आपको बोला 2 + 3 आई, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। समझ में ये बात आपको? अच्छा, इसको ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। ये वास्तविक मैं बोल रहा हूं ना, इसको आप इंटीजर्स मान लो, दैट इज अ परफेक्ट। इसको इंटीजर मानो ना। इंटीजर देखो ये प्लस माइनस दोनों होता है, ठीक है, तो ज्यादा दिमाग लगाने का समय है नहीं। इसको आप इंटीजर ही बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि देखो कॉम्प्लेक्स नंबर जो कॉन्सेप्ट है ना, बहुत बिग कॉन्सेप्ट है। इसको ऐसे लिखते हैं, आंसर आपको कभी कभी ऐसे होता है -1 -√3। तो यार -1 तो रियल नंबर है ही नहीं, वास्तविक संख्या नहीं। -1 क्या है? -1 आपका इंटीजर है, ठीक है ना। लेकिन फिलहाल के लिए मैं आपको ये बता रहा हूं, इसको लिखने का तरीका हमेशा क्या होता है? रियल प्लस इमेजिनरी। हम लोग जब मैथ्स में इसको पढ़ते हैं ना, तो रियल प्लस इमेजिनरी लिखते हैं, ठीक है ना। तो मैथमेटिक्स के हिसाब से जो फर्स्ट भाग होगा हमेशा, जिसमें आई ना हो, याद रखना, जिस भाग में जिस भाग में आई न हो, यानी कि ये आइटा ना हो, तो वह न हो, तो वह भाग क्या कहलाता है? वह भाग इमेजिनरी यानी कि काल्पनिक कहलाएगा। सॉरी, वह भाग आपका रियल यानी कि वास्तविक होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन बता रहा हूं, तथा जिसमें जिसमें आई होगा, तो वो क्या होगा? वो हो आपका काल्पनिक, बोले तो इमेजिनरी होगा। क्लियर भाई? इतनी बातें। अब मुझे बताइए, क्या आपको ये मेरा पूरी कहानी क्लियर है? हाँ जी, फंडा क्लियर आप लोगों को भाई? किसी बच्चे को इसमें प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं आप लोग। क्लियर ना? चलिए, वेरी गुड।
ठीक है। तो चलिए अब ये कहानी यहाँ पे क्लियर होती है कि हमारे पास नंबर सिस्टम में कौन कौन सा नंबर, आपको मैंने बहुत डीप स्टडी के साथ हर चीज क्लियर कर दी है। अब बात करते हैं अपन लोग रियल नंबर का पहला कॉन्सेप्ट, दैट इज यूक्लिड लेमा। क्या होता है? यूक्लिड लेमा बोलो या यूक्लिड थ्योरम बोलो या इसको यूक्लिड प्रमेय बोलो, ठीक है, क्योंकि बिना यूक्लिड के ना ये चीज पॉसिबल नहीं है। अब यूक्लिड कौन थे? यूक्लिड जो है ना एक हमारे मैथ्स के, जिन्होंने ज्योमेट्री में यूक्लिड्स की बहुत सारी थ्योरम्स दी है। अब इनको सिलेक्ट करके बहुत सिलेक्टेड थ्योरम रहेगी इनकी, लेकिन यूक्लिड साहब ने जो है ना पूरी ज्योमेट्री को, पूरे रियल जो वास्तविक जो रियल आप बोलते हैं जो उसको रियल मैथमेटिक्स बोलते हैं, उसको पूरा उन्होंने डिफाइन किया था। ठीक है ना, कि रेखाएं क्या होती हैं, जब दो रेखाएं एक बिंदु पे काटती हैं क्या होती हैं। तो इन्होंने एक ग्रंथ भी लिखा था अपना, तो अगर आपको उसका भी कुछ क्लास चाहिए तो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है ना, क्योंकि मेरे पास उसके नोट्स हैं, बेसिकली पीडीएफ नोट्स ही हैं, मैं आपको शेयर कर दूंगा। अगर यूक्लिड्स के बारे में जानना चाहें तो मैं आपको बहुत डिटेल में बता सकता हूँ, ठीक है, उसके बारे में। बाकी क्लासेस मैंने यूट्यूब पे ले रखी है यूक्लिड लेमा के बारे में। अगर किसी बच्चे को एमसीक्यू क्वेश्चन की क्लास है, किसी बच्चे को उसी क्लासेस का भी इंटरेस्टेड हो तो मुझे बता देना, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, आप उसको भी देखना है। यूक्लिड लेमा बहुत अच्छी क्लासेस हैं वो, और उसमें काफी सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। यूक्लिड साहब ने कितनी चीजें बोली, क्या बोले, कितने 5 पोस्टुलेट बोले थे उसने, 5 उसने चीजें बोली थी, और किस प्रकार से बोली थी, क्या बोली थी, हर एक में क्या क्या चीजें हैं, कितनी थ्योरम्स है, वो सब आपको उसमें मिल जाएगा, ठीक है ना। तो फिलहाल हम बात करें यूक्लिड लेमा। देखो यूक्लिड लेमा ने क्या किया, यूक्लिड साहब ने क्या किया, बहुत कॉमन सी चीज बोली, और वही चीज हम लोग मैथ्स में यूज करते हैं। उन्होंने क्या बोला देखो, उन्होंने बोला मैं डेफिनेशन पे नहीं जा रहा हूं, मैं इनके कॉन्सेप्ट पे नहीं जा रहा हूं, मैं आपके जो हम लोग बेसिकली करते हैं उस पे जा रहा हूं, ठीक है, जो हम यूज करते हैं उस पे जा रहा हूं। मैं कॉन्सेप्ट की बात करूंगा नहीं, क्योंकि थ्योरम मुझे आपको पढ़ानी नहीं है और ना मुझे आपको डेफिनेशन सिखानी, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। तो यूक्लिड साहब ने क्या किया देखो, अगर वो बोल रहा है अगर कोई भी संख्या, जैसे मैंने आपको बोला 5 से आप लोग इस 24 को भाग करो, 5 से आप लोग 24 को भाग करो, तो आप कर लेंगे, 5 चौको 20, 4 आ गया। ये शेषफल आपका ये 4 ऊपर आएगा, जिससे आपने भाग किया वो नीचे आएगा, और ये आपका ये आ गया, बराबर आपका 24 है, 24/5 है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? बराबर आपका 24/5 है। यानी कि अगर अगर इसको एक को आप ए मानते हैं, एक को आप बी मानते हैं, आपको आप सी मानते, तो यूक्लिड साहब कहते हैं ए सी प्लस बी बराबर, इन्होंने इसको पूरे को पी मान लिया। सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? है भाई, सही बोल रहा हूं ना? ए सी, ये इंटू ये, 5 को 20 और 4 24, 24/5, इसको इसने पी मान लिया। तो यूक्लिड की थ्योरम ये कहते हैं, यूक्लिड कहता है कि ये इंटू ये रिमाइंडर इंटू कोशेंट प्लस डिविजर, ये हो गया आपका ना, डिविजर बोलते हैं इसको, इससे जब डिवाइड कर रहे हैं ना, ये डिविजर है, ये आपका कोशेंट है, ये आपका रिमाइंडर है, ठीक है ना, ये आपका डिविडेंड है, ये 24 डिविडेंड इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। तो डिविडेंड बराबर, को समझ लेना, ठीक है ना। इन्होंने बोला बहुत सिंपल से डेफिनेशन, मैंने आपको देखो एग्जाम्पल समझा दी, बाकी देखो लिखने वाले तो पूरी कहानी लिखते हैं, इसमें मुझे कहानी लिखने का शौक नहीं है, ठीक है ना। मैं सिंपल से आपको बात बोल रहा हूं, इन्होंने आपसे बोला कि भैया डिविडेंड बराबर डिविजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये इन साहब ने बोला। और मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको एक चीज तो बताई है ना, मैंने यही चीज तो आपको बताई है। हाँ भाई, बहुत सिंपल से लैंग्वेज में बता दी आपको, हाय ना, समझ में आया आपको बात? यही हमारी यूक्लिड लेमा है बच्चे लोग, दिस इज ओनली द यूक्लिड लेमा, इसी को अपन लोग यूक्लिड लेमा भी बोलते हैं। क्लियर?
बताइए मुझे फटाफट। चले, तो यही यूक्लिड लेमा है, ठीक है ना, बेसिकली दिस इज द यूक्लिड लेमा। अब इसकी हिंदी आप निकाल रहे हैं, ठीक है, डिविडेंड बराबर, इस 24 को आप डिविडेंड बोलते हैं, डिविजर यानी कि ये आपका डिविजर हो गया, ये आपका क्वोशंट हो गया, ये आपका रिमाइंडर हो गया, ठीक है ना। रिमाइंडर बोलते हो शेषफल, तो मुझे पता है शेषफल, बट इसकी थोड़ा हिंदी देख लेना आप लोग। तो यही चीज देखो हमारी खोपड़ी खराब करती है 10th क्लास में ठीक है ना, कि ये चीजें होती क्या है। तो यही चीज है हमारे पास, इसको अपन लोग, तो यूक्लिड साहब ने यही बोला और इसलिए इसको यूक्लिड लेमा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? यूक्लिड लेमा बोला जाता है, ठीक है। अभी क्वेश्चन करते हैं आपके साथ, एक क्वेश्चन बताइए मुझे। क्वेश्चन है, यदि एक संख्या को 53 से भाग किया जाए तो 34 आपका क्वोशंट आता है, अ नंबर डिवाइड बाय 53। एक संख्या को 53 से भाग किया जाए तो आपके पास जो शेषफल है, जो रिमाइंडर है, वो कितना आ रहा है? शेषफल आपके पास आ रहा है 34, और आपके पास जो क्वोशंट है, जो क्वोशंट है वो आ रहा है आपके पास 21। नहीं, क्वोशंट, एक मिनट है, यदि एक संख्या को 53 से विभाजित किया जाए, 34 एज अ क्वोशंट, 34 एज अ क्वोशंट, अच्छा ये क्वोशंट उल्टा कर दिया मैंने, 34 एज अ क्वोशंट, 34 आपका क्वोशंट है और शेषफल एज 21 इज अ रिमाइंडर, तो वो संख्या क्या होगी बताइए? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। हाँ, वो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्रसार, ठीक है। आप इतना समझ रहे हो ना, इतनी चीजें समझ में है ना, थोड़ा देखो अंग्रेजी चलती है, देखो मैथ्स में बेसिकली थोड़ा बहुत चलती है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग, कि समझ में आना चाहिए। मेन इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपको समझ में आ रहा है। अगर आ रहा है ना तो फिर ये चीजें कोई मायने नहीं, इंग्लिश हिंदी कोई मायने नहीं करती मेरी भाषा, मेरी लैंग्वेज में इंग्लिश और हिंदी कोई मायने नहीं देती, बस तुम्हें समझ में आना चाहिए, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। अब मुझे बताओ इस प्रश्न का आंसर क्या हो, क्या कह रहा है? यदि आप किसी संख्या को 53 से भाग करें तो शेषफल तुम्हारा 21 आता है, क्वोशंट तुम्हारा 34 आता है, तो वो संख्या कितनी होगी ये आपसे पूछ रहा है, बताइए वो संख्या कितनी होगी? बताइए बताइए। वेरी गुड, 1823 सही जवाब है, ठीक है ना। 1823 आपका सही जवाब। तो हमने आपसे क्या बोला, देखो फॉर्मूला आपको पता था, डिविडेंड यानी क्या लिखा है इस भाई ने, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल। डिविडेंड बोल तो भाज्य, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल ये तो हिंदी बड़ी खतरनाक है, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल यानी रिमाइंडर, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका डिविजर इंटू क्वोशंट प्लस आपका रिमाइंडर। तो भाज्य यानी कि आपको ए निकालना है, ठीक है ना, ए निकालना है, और ये रखा आपको 53 जिससे भाग किया, भागफल क्वोशंट आया आपका 34 और रिमाइंडर आपका कितना था 21, कर दो गुना, ए कितना आ गया 34 गुना 53 कर लो, है भाई 34 गुना 53, 4 तिया 12, 3 तिया 9 और 1 10, 5 को 20, 5 तिया 15 तो 17, जीरो सॉरी 2
1802 1802 प्लस 21 यानी कि 328 1823। तो वो संख्या क्या है? वो संख्या आपकी 1823 कहलाएगी। ठीक है ना? तो यदि आप 1823 को 53 से भाग करें, यानी 1823 को जब आप डिवाइड करते हैं 53 से, तो शेषफल आपका 21 बचता है। और जो कोशंट बोले तो जैसे मैं आपसे कह रहा हूं, ये 1853 को अगर आप, सॉरी 1853 1823 है, 1823 को अगर आप लोग भाग करते हैं 53 से, तो कोशंट ये आपका आता है 34, और इसको हल करके जो आपका रिमाइंडर आ रहा है दैट इज 21। क्लियर बच्चे लोग ये कहानी? किसी को दिक्कत तो नहीं है इसमें? 1823 सही ऑप्शन है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन लोग इन क्वेश्चंस को टैकल करेंगे। क्या करा इसने कि हमें क्वेश्चन निकालना, तो क्वेश्चन निकाल हमने क्या किया, नंबर्स निकाले। नंबर्स निकालना बहुत आसान हो गया। ठीक है जी, समझ में आई बात? कोई दिक्कत परेशानी किसी को भाई? नहीं है ना? सही है, फिर तो जब प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ लेता हूँ। छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको, है ना? सबको क्लियर है भैया? नेक्स्ट स्लाइड पे चलो। कहीं ऐसा तो नहीं मैं बहुत फास्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये सब चीजें क्या है, कॉमन रियल मैथमेटिक्स है, थोड़ा इसको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। अगर जिसको आता है वेरी गुड, जिसको नहीं आता है उसको थोड़ा समय लग सकता है सीखने में। ठीक है ना? बट आसान है यार, आई थिंक वो उसे तो आसानी है। क्लियर ना? चलो ठीक है। चलिए अब करते हैं अपन लोग नेक्स्ट है, एक छोटा सा एग्जांपल दूं मैं आपको, छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं। मैं बोल रहा हूं if n is if n is an odd integer and f is an odd odd integer, then n square minus 1 n square minus 1 is divisible by, किससे होगा? 7 3 9 या नन। क्या बोल रहा है? यदि n एक विषम इंटीजर यानी संख्या, या इंटीजर मान लो, कुछ ही बोलो, संख्या है, तो n स्क्वायर माइनस 1 किससे विभाजित होगा? चार ऑप्शन दिए आपको, विभाजित होगा। 7 3 9 या नन, बताइए। यदि n स्क्वायर माइनस 1, मैंने बोला n एक इंटीजर। अब देखो इंटीजर क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आप जानते हैं कि स्क्वायर लगाओ तो -1 का स्क्वायर भी +1 होगा, -3 का स्क्वायर +9 होगा, और 3 का स्क्वायर भी, यानी कि जो स्क्वायर यानी कि जो पावर वाली टर्म है, जिसकी पावर इवन होती है, वो सम पावर होती है, वो हमेशा ऋणात्मक को भी धनात्मक बनाती है। अब आप बोलोगे कैसे? तो मैं एक एग्जांपल दूं। मैंने आपसे बोला 1 का स्क्वायर, तो आप बोलोगे जी 1 ही है। -1 का स्क्वायर तो भी 1 है। मैं आपसे बोल रहा हूँ 2 का स्क्वायर तो भी 4 है। मैं आपसे बोल रहा हूँ -2 का स्क्वायर, भैया वो भी तो 4 है। यानी कि आप यहाँ पे कुछ भी डाल दो, माइनस की वैल्यू, माइनस में डालो आंसर, प्लस में डालो आंसर, आंसर आपका हमेशा पॉजिटिव आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इसकी पावर 2 है। और कोई भी संख्या अगर उसकी पावर 2 4 6 8 10 यानी कि एक सम संख्या की फॉर्म में होती है, तो हमेशा आंसर आपका धनात्मक यानी कि पॉजिटिव आता है। अब आपके पास क्वेश्चन है, कोई भी एक ऑड इंटीजर्स ले लीजिए और आपसे बोल रहा है क्या वो किससे विभाजित है? बताइए, फटाफट बताइए। एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन सही है?
यदि n एक ऑड इंटीजर विषम संख्या है तो आपसे पूछ रहा है कि n स्क्वायर माइनस 1 किससे विभाजित होगा। अब देखो फंस गए ना, अरे यार फंस क्यों रहे हो, बहुत आसान सी चीज मैंने आपको, कोई भी एक विषम संख्या लो ना यार, कोई भी विषम संख्या लो, मैंने आपसे बोला n एक विषम संख्या यानी n स्क्वायर माइनस 1 किससे विभाजित होगा, ये तो बोल रहा हो इज डिविजिबल बाय विच नंबर। अब देखो ध्यान देना, अगर मैं n बराबर 1 लूंगा, n एक, तो 1 स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, तो 0 तो सबसे भाग हो जाता है, 0/3 0, 0/4 0, 0/6, देखो आपको क्या बोल रहा हूं मैं, आपको बोल रहा हूँ 0/2 भैया 0, 0/1 भैया 0, 0/3 0, तो 0 से तो भैया 0 एक ऐसा नंबर है ना सबके साथ सेट हो जाता है ठीक है ना, 0 सबके साथ सेट हो जाता है, तो n इज इक्वल टू 1 पे आंसर है, बट ऑप्शंस आपके पास नहीं है, तो ये n इज इक्वल टू 1 पे अपन लोग चेक नहीं करते, ठीक है ना, क्योंकि n इज इक्वल 0 कैसा, आप लोग अगर गढ़वाल से बिलोंग करते तो आपने सुना होगा वर्ड में गढ़वाली वर्ड बोलते जो लिचड़ बोलते हैं, लिचड़ सुने ना, लिचड़ है जो बहुत, अगर कोई गढ़वाली है तो लिचड़ मीन्स यार ये बहुत लिचड़ा आदमी है, ये तो जो है पीछे नहीं छोड़ता, तो 0 के साथ भी वही है, वो भी लिचड़ ही है ठीक है ना लेकिन बच्चे अपने आप में बहुत बड़ा गेम है 0, अगर ये है ना 0, देखो ये जीरो, अगर ये 0 किसी संख्या की यहाँ लगे तो वैल्यू कम, और यहाँ लगे तो वैल्यू ज्यादा, है ना, यहाँ जितने नंबर लगा दो उतनी वैल्यू ज्यादा है, जितने नंबर घटा दो उतनी वैल्यू कम है ना, तो ये 0 का अपने आप में बहुत बड़ा गेम है ठीक है, अगर कोई गढ़वाल से बिलोंग करता है या कुमाऊं, कुमाऊं को तो नहीं पता मुझे, बट गढ़वाल से बिलोंग करता होगा तो उसको पता होगा लीचड़ का मतलब क्या होता है, परफेक्ट गढ़वाली जो होगा, ठीक है। तो n बराबर 2 नहीं लेंगे क्योंकि हमने इवन नंबर लेना, सम संख्या लेनी, दो सम संख्या होती है, 3 लेते हैं ना, तो 3 की पावर 2 माइनस 1 8 11, 8 को अपन लोग केवल 8 से डिवाइड कर सकते हैं, अभी तो हमारे माइंड में क्या है कि डिविजिबल बाय 8 ओनली, 2 से भी होता है 4 से भी होता है, ठीक है ना, बट सभी ऑड संख्या की बात कर रहा हूं मैं, 3 के बाद डायरेक्ट 5 लेते हैं, 5 का स्क्वायर माइनस 1, 25 में से 1 गया कितना बचता है 24, है ना, 5 के बाद 7 होगा ना, n बराबर 7, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 1 दैट इज 40 है, तो आप जानते हैं सब 48 हो रहा है, n बराबर आपने 9 लिया, मैं विषम संख्या 9 का स्क्वायर 81 माइनस 1 क्या हो गया 80 हो गया, हाँ जी बताइए 80 हो गया ना, हाँ, n बराबर आप लोग 9 के बाद लेंगे 11, तो 11 11 का स्क्वायर माइनस 121 में से 120 हो गया, n बराबर ले लो आप 13, यानी कि 13 का स्क्वायर 169 169 माइनस 1 168 हो गया आपका, तो आप चीज आपको एक चीज दिख रही होगी, 8 24 48 80 120 168, यानी कि ये एक सम संख्या है, और ये दुनिया के तीनों विषम है, 7 भी विषम है, 9 भी विषम है, और 3 ही विषम है, तीनों विषम है, तो तीनों विषम ना इन सब को नहीं काट पाएंगे सिवाय 120 को, ठीक है 120 कट जाएगा 3 से, लेकिन हमें तो सबका एक कॉमन निकालना, तो इसका ऑप्शन नन ऑफ दीज है, नन ऑफ दीज द राइट आंसर, ठीक है, मेरी बात समझ में, 3 से केवल 120 कट रहा है शिवानी राणा, और नहीं कट रहा है बताओ, ये भी कट रहा है, चलो 3 अटे 24, 3 से 8 नहीं कटता, 3 से 80 नहीं करता, 8 और 1 9, 3 से ये नहीं करता, ये भी कट जाएगा, तो कुछ कटेगा कुछ नहीं कटेगा, हमें एक कॉमन रिजल्ट निकालना है जो सबसे कटे, तो 3 से देखो ये कट जाएगा नो डाउट, सेटिस्फाई, 3 कम 3, 3 से 18 कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, 3 पंजे 15, 3 से 18 ये कट जाएगा, फिर आगे वाला नहीं कटेगा, ऐसा कटेगा नहीं कटेगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एक कॉमन आना चाहिए, रिजल्ट इज अ कॉमन, कॉमन रिजल्ट आपका होना चाहिए, मेरी बात समझ में आई, तो या तो ये 8 का मल्टीपल, ऑब्वियस सी बात है मुझे तो 8 का मल्टीपल लग रहा है, हाँ 8 का लग रहा है, 8 का मल्टीपल है, या तो ये 4 का मल्टीपल है, 4 से भी सब कट जाएंगे, 8 से भी सब कट जाएंगे, ठीक है ना,
तो इसका आंसर या तो 4 हो सकता है और 4 या तो इसका 8 इसका उत्तर हो सकता है। तो आई होप सो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। किसी को दिक्कत इसमें? हाँ जी बताइए, समझ में आई बात? ये कैसे मैंने आपको बताया इस चीज को? अब बात करते हैं एलसीएम और एचसीएफ की। देखो यूक्लिड लेमा में एलसीएम एचसीएफ का भी बहुत बड़ा गेम है। तो देखो एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल या फैक्टर एक ही बात है, कॉमन मल्टीपल। अब ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है? यानी कि इसको आप हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तीय। क्या बोलते हैं? लीस्ट कॉमन। ये सब यूक्लिड से बनाई है, ठीक है? ये मैंने क्वेश्चन में यूक्लिड से बनाई है, ठीक है ना? तो यूक्लिड लेमा के अंदर ये सब पढ़ा जाएगा। तो आपका हो गया एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्ती। अब देखो थोड़ा समझना इसको। जैसे मैंने आपसे बोला 24, 12 और 26। 26 थोड़ा बड़ा हो जाएगा आपके लिए भी, इसको 20 लेते हैं। इसका एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि एलसीएम क्या होता है? आप क्या करेंगे? आपने कुछ नहीं करना। ये 24 है, ये 12 है और ये 20 है। ले लो यहाँ पे सबसे छोटे से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 2 दशांक 20। फिर 2 से लो, 2 छक्के 12, 2 तीन 6, 2 पंजे 10। एक ही नंबर से लेना, ठीक है ना? फिर 2 से लो, 2 तीन 6, 3 5, जो नहीं कटेगा छोड़ देने का। 3 से लो, 3 1 5, फिर 5 से लो। अब देखो क्या आया, 2 2 2, 3 बार 2 है, 1 2 3 और 3 और 1 5, ये 3 हो गया और ये 5 हो गया। गुना कर दो इसका, 5 3 15, दूनी 30, दूनी 60, दूनी 100। इसका आंसर है 120। तो यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या जो 24, 12 और 20 से क्रमशः विभाजित हो जाती है, तो इसको बोलते हैं लीस्ट। देखो इसके बाद तो दुनिया में बहुत सारे नंबर है, आप भी जानते हो 240 भी है, 360 भी है, 480 भी और 720 भी है ना। लेकिन 120 लीस्ट कॉमन सबसे छोटी संख्या है जो क्या हो रही है, जो 24, 12 और 20 से विभाजित हो रही है। हम बोलेंगे 120 वह छोटी से छोटी संख्या है जो 24, 12 और 20 से विभाजित है, ठीक है जी। 120 is the least number which is divisible by 24, 12 and 20। समझना, लीस्ट कॉमन फैक्टर्स इसी को बोलते हैं। और अगर मैं सेम बात करता हूं क्वेश्चन की, एलसीएम के बाद एच से भी यही लिखता हूं, ठीक है? मैं एक होता है आपका एच सी एफ, यानी इसको हम बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि महत्तम समापवर्तीय। अब ये HCF महत्तम समापवर्त्य क्या चीज होती है? देखो उसको महत्तम समापवर्त्य के हमारे पास 2 मेथड है, दोनों आपको बता दूंगा, ठीक है ना? तो देखो आपको देखा 24 रहेगा, 24, 12 और 20, इनके सबके आप अलग अलग गुणनखंड कीजिए। तो 24 से कर लेते हैं। 24 से गुणनखंड क्या होंगे? 24 के होंगे आपके 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 2 तीन 6, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 3, 12 के होंगे आपके 2 छक्के 12, 2 तीन 6, 3 एकम 3, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 3। मैंने गलती कर दी क्या? 1 2 और है यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे ना 1 2 और था, 2 दूनी 4, दूनी 8, 3 24, ठीक है? और 20 से क्या होंगे? 20 के होंगे आपके 2 दशांकी 20, 2 पंजे 10 और 5 एकम 5। तो यहाँ पे आ जाएंगे आपके 2 2 और 5 से कोई मतलब नहीं, 5 बार। जो हमारे कॉमन है वो सेम है। तो कॉमन कौन से आपके देखिए, देखो आपको एक ही दिख रहा है, इन तीनों में कॉमन है ना, तो इन तीनों में कॉमन है तो 4। तो इसका HCF कितना आएगा? 4 आएगा, ठीक है ना?
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन तीनों का एचसीएफ कितना आएगा? 4 आएगा। ठीक है, समझ में आई बात कि एचसीएफ क्या होगा, एलसीएम क्या होगा। तो आपने आपने करना क्या है, देखो इसका एक मेथड आपको और बताते हैं, 24 12 20 का। ठीक है ना, याद रखना है 24 12 20 का। इसका डिविजर मेथड है। डिविजर मेथड क्या होता है, सबसे छोटी संख्या से अपन लोग सबसे बड़ी संख्या को भाग करते हैं। 12 दूनी 24 कट गया। अब इसके हिसाब से 12, और फिर इस 12 से नेक्स्ट को डिवाइड करेंगे, किससे को, देखो 20 बचा ना, ये 20 तो बचा 20, 12 कम 12 8, इस 8 से इस 12 को भाग करेंगे तो 8 ही कम 8 4, इस 4 से इस 8 को भाग करेंगे तो 4 दूनी 8, तो कितना आया 4, लास्ट 4 है ना। तो आपका जो HCF होगा, जिसको आप बोलते हैं महत्तम, वो आपका 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, तो दो तरीके हैं आपके पास कि आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखो मैं आपको बोलता हूँ, देखो क्वेश्चंस तो आप लोग खुद ढूंढ लेंगे ये वाले, क्योंकि ये देखो यार दीज आर द बेसिक, ये आप सब जानते हैं। तो मैं आज चाह रहा हूँ आपसे कि कम से कम 10 क्वेश्चन आप एलसीएम के ट्राई कीजिए, 10 क्वेश्चन आप एचसीएफ के ट्राई कीजिए। ये सेल्फ ट्राई करना, अपना ट्राई करना है। इसमें कोई भी किसी को कोई भी क्वेश्चन शेयर नहीं कर सकता, और आपके अपने अपने क्वेश्चन होंगे। ठीक है ना, क्योंकि हर एक बच्चा की अपने अपने क्वेश्चन होंगे तो अलग अलग आंसर आएंगे। ठीक है, तो ये ट्राई करना है, ये सेल्फ सेल्फ ट्राई करना है आप लोगों ने। ठीक है ना, अब देखो इसके बाद दो चीजें और बता रहा हूं मैं आपको, फिर ये एचसीएफ एलसीएम खत्म करेंगे, देन उसके बाद nth रूट की बात करेंगे, वो हम कल डिस्कस कर लेंगे आपके साथ। ठीक है, तो देखिए इसके हम बात कर रहे हैं आपकी हाँ, एलसीएम एचसीएफ हो गया। नाउ 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 अभी ऑपरेशंस भी तो हैं इसके यार, रेशनल एडिशनल नंबर्स के ऑपरेशंस। चलो वो तो कोई नहीं, देख लेंगे अभी हम इसके बाद। मैंने बोला आपको 1.5, 2.5 और 4.5 का आपने निकालना है एलसीएम व एचसीएफ। कैसे निकालेंगे? अब ये पॉइंट्स वाले क्वेश्चंस इज इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए। देखो आप क्या करेंगे, 15/10, 25/10 और 45/10, ये आपको पता है। ये मैंने इनके भिन्नात्मक यानी कि फ्रैक्शन फॉर्म लिख दिया। अब अगर हम बात करेंगे, देखो ध्यान देना, अब हम बात करेंगे एलसीएम की। हम बात कर रहे हैं लॉ सौ और लघुत्तम समापवर्ती की। तो ये होगा आपका बटा लॉ सौ किसका, 15 25 45 का, मौ 100 किसका, 10 10 और 10 का, मौ 100 को निकालना है। ठीक है, बाकी आप ऊपर वाले का एलसीएम निकालेंगे, नीचे वाले का एचसीएफ निकालेंगे, देन डिवाइड करेंगे, वो आपको होता है। समझ में ये बात? बस याद रखना है, जब आपसे पूछेगा एलसीएम तो हमेशा अंश वाले का एलसीएम, और आपसे पूछता है एचसीएफ यानी कि मौ 100 पौ, तो यानी कि जो अपॉन की लाइन ये रही, मौ 100 पौ किसका, मौ 100 पौ निकाल रहे हैं आप लोग 15 25 और 45 का, और लॉ 100 निकालेंगे आप लोग 10 10 10। तो यानी कि जो आपसे पूछ रहा है ना, अगर आपसे एलसीएम पूछा तो ऊपर वाले का एलसीएम निकालना है, नीचे वाले का एचसीएफ, वो तो उल्टा हो जाएगा, अंडरस्टूड है। अगर आपसे एचसीएफ पूछा तो ऊपर वाले का एचसीएफ, नीचे वाले का एलसीएफ। क्लियर है ये कहानी? किसी को दिक्कत इसमें? किसी को इसमें दिक्कत है? नहीं हो गया है सो? तो अगर मैं आपसे बोलूं इसका लॉस निकाले तो 15 25 और 45, तो 5 से कर दो इसको, 5 से 15, 5 5 25, 5 9 45, 3 से कर दो, 3 5 3, यार 3 नहीं हो गए यहाँ पे, 3 एकम 3 हो गए, 3 एकम 3 5 3, फिर 3 से कर दो और फिर लास्ट में 5 से कर दो, तो 5 से 15 और 5 से 15, 15 15 इनके 225, तो ऊपर तो आ गया आपका 225, और इन तीनों का मौसम कितना आएगा, 10 10 10 का मौसम। आप जानते हैं कितना आएगा, एक आएगा ना मौसम, इन तीनों में एक ही तो कॉमन आएगा। हाँ भाई, या 10 आएगा, बताओ मुझे। 10 10 10 का मौसम कितना आएगा, महत्तम समापवर्ती कितना आएगा, एक आएगा या 10 आएगा भाई? एक आएगा ठीक है, एक आएगा। और अगर मैं बात करता हूं इसका मौसम हो, तो इसका मौसम कितना आएगा, महत्तम समापवर्ती 5 ही तो आएगा ना, वैसे कितना आएगा
10 10 10 का कर लीजिए, 10 10 10, 10 से करेंगे 10 आएगा, यानी कि ये आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर ये वाली बात? कहानी क्लियर है भाई? तो चलिए आज की क्लास यहीं पे एंड। कल आपसे कुछ और कॉन्सेप्ट याद रखना है, कल करेंगे हम परमेय और अपरमेय संख्याओं के कॉन्सेप्ट है, जिसमें परमेय प्लस परमेय, परमेय प्लस अपरमेय वगैरह क्या होता है ना, परमेय डिवाइड बाय परमेय, अपरमेय डिवाइड बाय अपरमेय क्या होता है, और साथ ही जो है ये जो एलसीएम एचसीएफ के कुछ क्वेश्चंस इसमें इंपॉर्टेंट है वो हम डिस्कस करेंगे। और अगर समय रहा तो nth रूट, 2-3 क्लासेस और हैं, ठीक है। और इसके बाद टोटल हम लोग आएंगे किस पे आएंगे, पेपर प्रैक्टिस पे, कि किस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे, ठीक है ना। चैप्टर वाइज रहेंगे और 1 बाय 1 रहेंगे, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे कल सेम टाइम, तब तक के लिए जय हिंद।